शारीरिक रूप से विकलांग बालक, फिजिकल हैंडीकैप्ड, बौद्धिक रूप से मेंटल हैंडीकैप्ड और मानसिक रूप से जो बालक हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी सी प्रभावशीलता बनती है कि उनके हिसाब से हम कैसा चलें, तो उसके लिए अपन बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत उनका भी पता चले, किस प्रकार से उनको पढ़ाना है, किस प्रकार से उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। तो अपंग बालकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था के विषय में बताया जा रहा था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। हमने फिजिकल रूप से जितने भी बालक अगर प्रॉब्लम में हैं और उनको किस तरीके से हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है, जिसमें हमने पहला देखा हुआ था कि जिसको अस्थि विकार वाले, जिनकी अस्थियां, हड्डी का कोई प्रॉब्लम आ गया है, चलने फिरने के लिए प्रॉब्लम आ गया है, तो हम उसको कैसे करेंगे। वाणी का आएगा, दृष्टिहीनता आएगी, तो इन सब को हमने कल देखा था, सुना था, श्रवण बाधिता हो गया था बौद्धिक रूप से। अब एक विशेष प्रकार की बात बताएं कि अगर मान लो बैकवर्ड चिल्ड्रन है, पिछड़े बालक हैं, तो पिछड़े बालकों को हम किस प्रकार से लेते हैं। पिछड़े बालक का बौद्धिक लब्धि जो रहता है, यानी शैक्षिक आयु, एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु इनटू 100 से पता चल जाता है कि वो बालक का कितना आईक्यू है, बुद्धि लब्धि कितनी है। इंटेलिजेंस कोशिएंट को आधार मानकर बालक में प्राप्त किए गए शैक्षणिक अंकों के आधार पर एजुकेशन कोशिएंट का आधार बना के, और जब हम इसमें डिवाइड करते हैं एक दूसरे का, तो हमको वो निकल जाता है। कुल मिला के मेनन साहब कहते हैं कि इन द इंडियन सिचुएशन a backward child is one who being more than 1 year elder than average age of this class, that is भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वो है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष अधिक बड़ा हो। मतलब 14 साल का बच्चा 13 साल का व्यवहार कर रहा हो, या 13 साल के बच्चों के साथ 14वें साल का बच्चा बैठा है और वैसा चल रहा है। यानी भारतीय स्थिति में पिछड़ा तो वही होगा जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष अधिक बड़ा है। मतलब 8th क्लास का बच्चा 7th में बैठा है, उसको 8th में होना था। अब क्लियर हो गया होगा। A backward child is one who in mid of a school career about 10.5 years is unable to work of this class next below that which is normal for his age। पिछड़े बालक वो भी होते हैं जो उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। मतलब उस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं होती है जिस स्थिति में होना चाहिए। उसके लिए क्या है पिछड़ेपन का कारण, उसका पता लगाते हैं। बालकों के पिछड़ेपन का कारण शारीरिक और मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है, जो न्यूनतम शक्ति रहती है जिनके पास, यानी जिस पावर नहीं है समझने की, समझाने की। आस पड़ोस के दूषित वातावरण के कारण भी बालक पिछड़ जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में विकारों के फलस्वरूप भी बालक पिछड़ने के शिकार हो जाते हैं। और पिछड़े बालकों को किस प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन इज, पिछड़े बालकों का पाठ्यक्रम अधिक लचीला और कम बोझिल होना चाहिए। लाइट वेट करिकुलम एंड फ्लेक्सिबल। पिछड़े बालकों की शिक्षा में हस्तकार्यों को अधिक बल देना चाहिए, मतलब क्रिएटिव वर्क ज्यादा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, ठीक है, कुछ डायग्राम होने चाहिए, कुछ पजल्स होनी चाहिए,
कुछ इस तरीके के आधे अधूरे पिक्चर होने चाहिए जिनको लगा लगा के उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। इस प्रकार का उनका कार्यक्रम होना चाहिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिकों या मनोविज्ञान के विशेषज्ञ अध्यापकों से निर्देशन भी लेना बहुत आवश्यक है। पिछड़े बालकों को आत्म अभिव्यक्ति की शक्तियों का विकास करने के लिए उनकी शक्तियों और क्षमताओं के अनुसार संगीत, नृत्य और अभिनय आदि की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके अंदर का आत्मविश्वास जागृत हो जाए और वो लोग थोड़ा सा अच्छा कार्य करें। भाई कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि पिछड़े बालकों के अध्ययन के विषयों का संबंध उनके सामाजिक वातावरण से होना चाहिए। वो किस प्रकार का वातावरण हमारे साथ फील करते हैं, किस तरीके की एक्ट करते हैं, उनको सबसे पहली चीज ये है कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र उनके साथ है और उनकी इस जिस भी ज्ञान इंद्री, जिस भी इंद्री का उसमें कमी है उसके साथ वो लगे हुए हैं, जीवन में उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनकी इस कमी को वक्त के साथ साथ कम किया जा सकता है। हर बालक को अर्जित ज्ञान को व्यवहार में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को प्यास लगी है तो उसको पानी देना है, लेकिन उससे पीते नहीं बन रहा है, वो गिराते हुए पानी पी रहा है, तो अपन को भी उसके साथ एक कटोरी में उसको पानी देना है, एक कटोरी में आपको पानी लेना है और पी के बताना है। और पीने के बाद फिर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, अपने गले में पानी जब चला जाता है तो वो रिलैक्सेशन लेने वाला भाव उनको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो भी वही करेगा। और यदि हमने उसको बोला लो पानी पियो और फिर गिरा दिया, क्यों तुमसे पानी पीते नहीं बनता, इस तरीके की बातें उनसे नहीं कहना है। मंद बुद्धि बालक की यदि हम बात कहें तो 70 IQ जिनका 70 से कम है, लेस देन 70, उनको क्रो और क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालक मनाया जाता है। मंद बुद्धि बालक या मानसिक दुर्बलता, सामाजिक अयोग्यता की वह अवस्था है जो परिपक्वता पर प्राप्त होती है। प्रशिक्षण और उपचार भी मंद बुद्धि में वृद्धि और अक्षम को दूर कर सकते हैं। पेज ने कहा था कि मंद बुद्धिता बालक की बाल्यावस्था में पाई जाने वाली असामान्य और मानसिक विकास की वो दशा है जो सीमित मानसिक योग्यता और सामाजिक असमर्थता को व्यक्त करती है। असमर्थता का मतलब है कि हम समर्थ नहीं है उस कार्य को कंप्लीट करने में और अकेले करने में। सबसे बड़ी बात यह हमें खुद एक सपोर्ट की आवश्यकता है, इस बात का वो इंडिकेशन होता है और हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ये परम आवश्यकता है इसकी। यदि हम किसी भी बालक को या किसी भी बालिका को समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं कर पा रहे तो मान के चलिए कि उनके जीवन में आत्मविश्वास की लगातार कमी होती चली जाएगी, जिस वजह से उनके शिक्षा दीक्षा में प्रभाव पड़ेगा, उनके वास्तविक जीवन में प्रभाव पड़ेगा और उनको अकेलापन आएगा। तो उनमें जो प्रोग्रेस होने की इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़ेंगे वो सामान्य बच्चों के साथ रहकर, अकेले नहीं बढ़ पाते हैं ऐसे बच्चे। और इनके विषय में ये भी कहा गया है कि मंदबुद्धि बालक दूसरों के साथ घुल मिलकर नहीं रहते हैं, इनको दैनिक कार्य करने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उनको एक चिड़चिड़ाहट आती है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी लोग सब अपना काम कर लेते हैं, तो हम ऐसे में रोज चिड़चिड़ाएंगे। वो मंदबुद्धि बालक सामाजिक रूप से असामर्थ्य होते हैं, ऐसे बालक अपने स्वयं की सहायता करने के भी अयोग्य होते हैं, वो खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते रहते हैं, उन्हें बढ़ाना होगा। उसके कारण होते हैं। मंदबुद्धिता आती कैसे है, तो मंदबुद्धिता आने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि वंशानुक्रमित के कारण भी होता है, निम्न बुद्धि लब्धि के कारण भी होता है, शारीरिक दोष भी होते हैं, निर्धनता भी होती है, पारिवारिक कलह भी होता है, अज्ञानता भी होती है, विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण भी होता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफों में हो, तो आप एक दिन क्लास मत लो, लेकिन बच्चों के व्यवहार में यदि परिवर्तन की अपेक्षा आप रखते हैं तो आपके व्यवहार में बहुत मिठास होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और निराधार और नकारात्मकता का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इनको
बेवजह डांट देना, कमियों को बताना, उनकी कमियों को जागृत करना, इससे भी उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए और ऐसे बालकों के साथ स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ऐसे बालक बालिकाओं को बहुत प्रेम पूर्वक उनके साथ रहना चाहिए। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों की पहचान यथासंभव होनी चाहिए। अध्यापक को ऐसे बालकों के अभिभावकों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। ऐसे बालक को स्वयं की देखभाल करने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करते हुए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे बालकों की कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए, अर्थात कम से कम बच्चे होने चाहिए जिनकी आप देखरेख कर सकते हैं। अब आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एक अमेरिकी पब्लिक कानून ने बताया गया था कि अधिगम की अक्षमता का अर्थ ऐसे दोष से है जो एक या एक से अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, जो भाषा को समझने और उसको लिखने या मौखिक प्रयोग से संबंधित है, और इस विकृति में पढ़ने, लिखने, बोलने, चिंतन करने और गणितीय सवालों को हल करने के कौशल में क्षीणता आती है। यानी हम कुछ चीजें अपने मन से नहीं कर पाते हैं, और ये जो कॉजेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी अनुवांशिकता होती है, जेनेटिक होती है, जन्म के पूर्व के भी कारक हैं, बिफोर बर्थ भी होता है, मस्तिष्क संरचना में भी होता है, मेंटल स्ट्रक्चर भी होता है, और पर्यावरणीय कारक भी होता है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैविक कारक होते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का दृष्टिकोण भी इसमें माना गया है। यानी परिवार इतिहास अध्ययन विधि और युग्मन अध्ययन विधि इस मत का समर्थन करती है कि इसके अनुसार आनुवांशिक के कारण जिन माता पिता में अधिगम अक्षमता जैसे विकार पाए जाते हैं, उनके बच्चों में भी भाषा, वाणी, पढ़ने व लिखने संबंधी विकृतियां पाई जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। डीकर साहब कहते थे कि अधिकांश बच्चों में पठन कौशल तथा भाषाओं संबंधी समस्याएं आनुवांशिकता के कारण आती हैं। एक शौक होना चाहिए पढ़ाई का, और अपना शौक बच्चों का शौक हो जाए ये जरूरी नहीं। अगर ये कहा जाए कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे भी होंगे, ये जरूरी नहीं। निर्भर करता है उनकी जन्म के पूर्व, जन्म के कारक जो होते हैं। यदि हम देखें कि हर 27 दिन में चंद्रमा हर राशि पे विचरण करता है, और 27 दिन बाद उस राशि पर पुनः चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा के आने से, और चंद्रमा एक्चुअली चंचल ग्रह माना गया है, और जो ग्रह चंचल होता है तो वो चंचलता उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में आती है यदि उसके जन्म के समय में वो ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होता है। चंद्रमा का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, तो जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि उनके, अभी धूप में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको ठंड कम लगेगी, उसको गर्म महसूस होगा। रात में जिसका जन्म होगा उसको ठंड ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में उसका जन्म हुआ है। तो जिस टाइम ऑफ पीरियड में और जिस ग्रह के प्रभाव में संसार में जन्म वाली प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में उसका प्रभाव जैसे रहता है, वैसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, रहती है। कोई दोष पेरेंट्स को रहता है, कोई इफेक्ट रहता है, तो वो इफेक्ट बच्चे में आता है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर हो, लेकिन होता है, तो हम इसको क्या माने, जेनेटिक आया है। टीचर के बच्चे टीचर बने जरूरी नहीं है, लेकिन एक आध बन ही जाता है, तो जेनेटिक आता है। कई चीजें रहती है। तो इस प्रकार से अधिगम अक्षमता की हमें सबसे पहले पहचान करनी होगी कि सबसे पहले एक इंटरव्यू रहता है, फिर एबिलिटी टेस्ट रहता है, फिर ऑब्जर्वेशन रहता है। मतलब पहले साक्षात्कार होगा, फिर योग्यता परीक्षण होगा, फिर जब योग्यता परीक्षण हो जाएगा तो फिर निरीक्षण करके देखा जाएगा कि जो योग्यता है जिसकी हमने पता लगाया है वो यथार्थवाद में कब तक चलने वाली है। फिर उपलब्धि परीक्षण देखेंगे, अचीवमेंट टेस्ट, फिर भाषा परीक्षण देखेंगे, फिर मानक निदानक परीक्षण देखेंगे, स्टैंडर्ड,
रेमेडियल टेस्ट लेंगे, और कुल मिला के जब ये सब हो जाएगा तो हम पहले ये देखेंगे उनके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना जाएगा कि आखिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। जैसे कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है। एक टेस्ट लिया, उसमें नंबर 10 में से 1 आया, 2 आया, तो उसको अपन डिसेबिलिटी मान लेगा, अधिगम अक्षमता मान लेगा। इस प्रकार के बालकों की अंतःशक्ति, अंतःशक्ति का मतलब क्या है, क्षमता, और उपलब्धि के मध्य बहुत अंतर पाया जाता है। इन बालकों को संगठित करने, एकत्रित करने के कौशलों की कमी पाई जाती है। ये ग्रुप में काम नहीं करेंगे, और जैसा सब करते हैं वैसा भी काम नहीं करेंगे। अधिगम अक्षमता वाले बालक अधिक व्याग्र होते हैं, क्रोधित होते हैं, और अनावश्यक उत्तेजना का प्रदर्शन भी करते हैं। एरिमल ने कहा था अधिगम अक्षमता वाले बालक आत्मसम्मान में कमी पाई जाती है। ऐसे बालकों का भाषा एवं वाणी संबंधी विकास भी धीमा होता है। इन बालकों में सहनशीलता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। ऐसे बालकों में गतिहीनता की समस्या देखने को मिलती है। अब ऐसे बालकों को पढ़ाने तो पढ़ाएंगे, अधिगम अक्षम के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बालकों को विशेष शैक्षिक व्यवस्था करें। इनके लिए भी कक्षा कार्य जो रहते हैं वो भिन्न होने चाहिए। अधिगम अक्षमता सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत हो, इसका व्यक्तिगत रूप से समाधान होता है। अधिगम अक्षमता से संबंधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए परामर्श की सबसे पहले आवश्यकता होती है। इनको परामर्श अगर प्रॉपर मिल जाता है तो ये समर्थ होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए।